नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फ्रॉड 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 फ्रॉड, हर तरफ फ्रॉड ही फ्रॉड। हमारे बीच में, हमारे आसपास ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको चूना ना लगा हो। सरकार तकनीक के पक्ष की तरफ बढ़े जा रही है, आंख बंद करके, बगैर ये चिंता करे कि ये जो भारत के लोग हैं इनके साथ जो फ्रॉडगिरी हो रही है इसको कैसे रोका जाए। चिंता होती है लेकिन दिखावे की होती है। साइबर सेल में असंख्य मामले आते हैं। मोबाइल फोन को तो आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, उसके बावजूद 10-7% शायद मोबाइल फोन ऐसे हैं जिनकी ट्रैकिंग हो पाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मामले में, हमारी और आपकी जेब को चूना लगाने के मामले में। आज हम ये भी समझेंगे कि सरकार कितनी गंभीर है इन सब चीजों को करने में या इन चीजों को ठीक करने में। एक नया फैसला आया है, उस पर बात करेंगे सरकार के। इसके अलावा और भी बात करेंगे कि किस किस तरह से आपको चूना लग सकता है और कैसे बचें नए नए फ्रॉड के तरीके जो शायद आपकी जानकारी में ना आए हों। मैं अभी आया। सरकार यूपीआई को लेकर कानून में कुछ बदलाव कर रही है। यूपीआई बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। जो हम लोग मोबाइल से लोगों को पेमेंट करते हैं पेटीएम एटीएम के जरिए, और हमारे अकाउंट से कट के पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है, ये यूपीआई होता है। तो इस यूपीआई के जरिए जो पैसा ट्रांसफर होता है उसके फ्रॉड को रोकने की सरकार को फिक्र हो गई है। जो दूसरे बड़े बड़े फ्रॉड हैं जिनको सरकार ने खुद बढ़ावा दिया, मैं आपको बताऊंगा कैसे बढ़ावा दिया, उनको ठीक करने की तरफ विचार नहीं है। सरकार एक नियम लाई है जिसमें यूपीआई के जरिए अगर आप पेमेंट होगा तो पेमेंट तुरंत नहीं पहुंचेगा। अगर 20,000 रुपए से ऊपर का भुगतान आपने किया है तो वो पैसा पहली बार अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो फिर वो 4 घंटे बाद पहुंचेगा। मान लीजिए मैंने आपको पेमेंट किया 20,000 रुपए का और मैं पहली बार आपको भुगतान कर रहा हूं तो उस पेमेंट को जाने में 4 घंटे लगेंगे। अब ये देखने में ऐसा लगता है कि साहब ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, 4 घंटे में आदमी को पता लग जाएगा कि पेमेंट गलत तो नहीं हुआ, कुछ फर्जी वाला तो नहीं हुआ, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आदमी जाग जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, हम में से, आप में से कितने लोग हैं जो यूपीआई का भुगतान पहली बार नहीं करते हैं? पहली बार नहीं करते हैं का मतलब यह है कि आप बाजार में जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, उस दुकान पे आप पहले कभी नहीं गए थे, उससे सामान खरीदते हैं, किसी दूसरी दुकान पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो जो 20,000 रुपए से ऊपर का भुगतान है तो वो तो अटक जाएगा। आप दुकानदार के पास जाएंगे, कहेंगे भैया मुझे ये 20,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदना है, वो कहेगा भाई साहब रुकिए, अभी आपका पेमेंट क्लियर होने दीजिए। और या फिर वो आपको एक सीख देगा कि 19,000 रुपए का भुगतान कर दीजिए और 2,000 रुपए का अलग से कर दीजिए। तो दोनों ही स्थिति में सरकार की इस नियम का क्या मतलब रह गया? पहला ये कि आपका 20,000 रुपए की लिमिट है, तो क्या ये चोर को और फ्रॉड को नहीं मालूम होगी? वो भी 19,000 का पेमेंट कर लेगा, पहली चीज। और दूसरा ये भी कि आपका जो यूपीआई का इंस्ट्रूमेंट है वो 20,000 रुपए से कम के पेमेंट पे सीमित होकर रह जाएगा। भाई जिससे मैं रोज सामान खरीदता हूं उससे तो 10, 20, 200, 500 रुपए का सामान खरीदता हूं, 20 हजार का तो नहीं खरीदता। जिससे ज्यादा का सामान खरीदते हैं उससे तो पहली बार ही खरीदते हैं ना। तो ये एक इस कानून में सरकार का फैसला समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी सरकार ने यूपीआई पे कुछ किया, लेकिन अगर 2 साल पहले चले जाएं तो सरकार एक ऐसा नियम लेके आई थी जो उसका उल्टा है और जिसमें चूना लगाना बहुत आसान है। नियम यह था कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का सरकार ने उसको बढ़ावा देने का फैसला किया। जो आपका डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, अब कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आने लगे हैं जिनको स्वाइप करने की जरूरत नहीं होती है। आप पीओएस मशीन के पास ले जाइए, कोई उनको 6 इंची पास भी ले जाएंगे, 4 इंची पास भी ले जाएंगे, तो कार्ड को रीड कर लेगा और भुगतान ले लेगा। अगर भुगतान 5,000 रुपए से कम का है, 5,000 रुपए से ऊपर का है तो यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, माफ कीजिए आपको एटीएम का, आपके कार्ड का पिन डालना पड़ेगा। तो 5,000 रुपए का नियम वहां यूपीआई पे लागू क्यों नहीं कर सकते थे? और अगर वहां 5,000 का लागू करते तो आपका पर्पस डिफीट हो जाता। तो जो सूझबूझ सरकार ने अप्लाई की वो ये कि अच्छा ये जो 5,000 का नियम है ये पहले 2,000 का होता था, और इस नियम का 5,000 करने से ही फ्रॉड बढ़ गए। अब आप ये फ्रॉड कैसे बढ़ गए? फ्रॉड ऐसे बढ़ गए, आपका डेबिट कार्ड आपकी जेब में रखा हुआ है और वो एक पीओएस मशीन आजकल छोटी छोटी आ गई, बहुत छोटी छोटी,
ये कैलकुलेटर के साइज की। आप मेट्रो में खड़े होकर सफर कर रहे हैं, वो पीछे से आएगा, आपकी पॉकेट से चिपकाता हुआ चला जाएगा, और जहां से पैसे मिल गए लेता जाएगा। तो जो पहले जेब कतरे को जेब काटनी पड़ती थी, जेब में उंगली घुसानी पड़ती थी, तमाम जोखिम मोल लेना पड़ता था, वो अपने बैग के अंदर या अपनी पॉकेट के अंदर पीओएस मशीन रख के आपके कार्ड से पैसा निकाल सकता है। और इस तरह के फ्रॉड बहुतायत से हो रहे हैं। तो आप क्या करें, क्योंकि जब फ्रॉड पे वीडियो बनाएं तो लोगों को समझाना भी तो जरूरी है कि भाई कैसे बचें। बचने के लिए मैंने एक काम किया है। मैंने ये भारत सरकार का जो तोहफा था इसको ठुकरा दिया है, और मेरे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में मैंने कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का सिस्टम ही खत्म कर दिया है। यानी अगर आपको मेरे कार्ड से 1 रुपए का भी पेमेंट लेना है तो पिन डलवानी पड़ेगी, उससे मेरी बचत हो गई है। लेकिन ये सिर्फ एक नियम नहीं है, नियम बहुत सारे हैं। एक और नियम है ई चालान का, जो अभी नया नया है, उसके बारे में बता दो, फिर आगे हम लोग चलते जाएंगे। ई चालान में क्या होता है कि आपके पास में एक एसएमएस आता है, आपको लगेगा कि एकदम ट्रैफिक पुलिस का एसएमएस है। उसके अंदर एक बाकायदा यूआरएल लिखा होता है, और ट्रैफिक पुलिस की हूबहू एक वेबसाइट उन्होंने बना रखी है, और उसका जो यूआरएल है, यानी उसका जो यूआरएल वो होता है जो वेबसाइट का नाम होता है, जैसे google.com। तो वो जो है भारत सरकार की जो होती है वो e-चालान.परिवहन.gov.in होती है, और उन्होंने बना लिया e-चालान.परिवहन.in। अब .gov.in है वो तो भारत सरकार का, उसको कोई और वहां पे नहीं ले सकता अपना, ये डोमेन उनका है। लेकिन इन्होंने .in बना दिया जो कोई भी खरीद सकता है। अब आपको तो पता नहीं है, आपके पास आया कि भाई आपका चालान हो गया है, आपने रेड लाइट जंप की थी, आपको कहा अच्छा देखिए चालान का भुगतान ऑनलाइन करें। आप झट से फॉर्म खोल देंगे, फॉर्म भर देंगे, डिटेल्स भर देंगे, आपका पैसा गया। लेकिन ये जो जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, ज्यादातर जो बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, बड़ा चूना लग रहा है, लाखों रुपए गायब हो रहे हैं, वो इन टचपुंजिया चीजों से नहीं हो रहे हैं। ई चालान वाले से तो हो रहे हैं, लेकिन जो यूपीआई पेमेंट है या ये कॉन्टेक्टलेस कार्ड है, इससे बड़े घोटाले नहीं हो रहे हैं कि ये लाखों रुपए निकल जाए। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसको हम समझते हैं। सबसे बड़ा घोटाला है आजकल जो हो रहा है, वो घोटाला है कॉल डाइवर्ट घोटाला। दरअसल क्या है, आपके मोबाइल पे आने वाले जितने भी कॉल हैं उनको आप किसी दूसरे मोबाइल पर डाइवर्ट कर सकते हैं, और उसमें जब वो आदमी आपको कॉल करेगा तो आपको नहीं मिलेगा, वो जिस नंबर पे आपने डाइवर्ट किया है उस नंबर पे चला जाएगा। तो जो फ्रॉड लोग होते हैं वो आपसे ही कॉल डाइवर्ट करवा लेते हैं। अब आप कहेंगे मुझे तो पता है मैं अंदर कॉल डाइवर्ट करूंगा तो घुसूंगा, तो उसके लिए कमांड होती है। उसमें अगर आपने स्टार दबाया, 401 दबाया, स्टार दबाया और उसके बाद कोई नंबर डाल दिया तो कॉल सारे उस नंबर पे डाइवर्ट हो जाएंगे। अक्सर लोग सहायता के नाम पे, दूसरी चीजों के नाम पे आपको फोन करते हैं। भाई आपका कोई कहेगा आपका केवाईसी करना है, कोई किसी नाम पे फोन करेगा और आपको कहेगा कि आप अपने मोबाइल पे ये नंबर डायल करें और उसके बाद में जब कंफर्मेशन आएगा तो ओके कर दें। तो इससे आपका जो है मामला ठीक हो जाएगा। इसके साथ में वो आदमी आपको एक फॉर्म भी भरने को देता है, गूगल फॉर्म, जिसमें आपकी अकाउंट डिटेल्स वगैरह वो ले लेता है या किसी चतुराई से वो पता लगा लेता है। और कई बार इन लोगों को पास पहले से आपकी अकाउंट डिटेल आ जाती है। वो कैसे आती है इसका पता लगाने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो यूपीआई है जिससे आप रोज पेमेंट कर रहे हैं मोबाइल फोन के जरिए, इसका डाटाबेस भी सुरक्षित नहीं है। इसके डाटाबेस में भी सेंध लगाना संभव है। तो क्या होता है कि आप जैसे ही कोई भुगतान करते हैं या कुछ करते हैं तो वो आपसे पूरी डिटेल एक फॉर्म में भरवा लेते हैं, किसी भी तरह से हासिल कर लेते हैं। अब आपके अकाउंट की पूरी डिटेल है उनके पास, सिर्फ एक चीज नहीं है। जब वो अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर उन्होंने कॉल डाइवर्ट कर ली तो ओटीपी सिर्फ एसएमएस में ही नहीं आता है, ओटीपी कॉल पर भी आता है। वो कॉल पर ओटीपी ले सकते हैं और आपके अकाउंट से जुड़े हुए ईमेल, वीमेल, सारी चीजों को बदल सकते हैं। और फिर आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे होंगे, संदेश आएगा उनके पास, मेल आएगा उनके पास, क्योंकि अब उनके पास ओटीपी आने लग गया है। तो वो धीरे धीरे करके सारी जानकारी बदल देते हैं। आपके बैंक अकाउंट में जाके
आपका पासवर्ड भी बदल देंगे और वो सब अपने पास रख लेंगे। तो उससे होते हैं बड़े घोटाले। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक बड़ा गंभीर घोटाला है जो कि वजह बन रहा है एक तो फेक चालान वाला। दूसरा, अब आपका एक तो आपने उनको कॉल डाइवर्ट कर दिया, क्या हो कि आपका सिम कार्ड ही वो ले ले। तो सिम कार्ड वो कैसे लेंगे, ये मन में विचार आता है। तो आप तो निकाल के सिम कार्ड देंगे नहीं। पिछले 2 से 2-2.5 साल से एक नई चीज होने लगी है। अब आपका अमूर्त सिम कार्ड आने लग गया है जिसको कहते हैं ई सिम या वर्चुअल सिम। एक तो जो सिम कार्ड होता है आप डालते हैं निकालते हैं मोबाइल में से, एक वो होता है जिसमें सिम कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल फोन में अपने आप आपका सिम कार्ड अमूर्त रूप से फिट हो जाता है। यानी आपके मोबाइल फोन की पहचान कंपनी के पास चली जाती है और वो आपका एक सिम कार्ड हो गया। ई सिम उसको कहते हैं। ये शुरू में अभी लाख रुपए से ऊपर के मोबाइल में ही आ रहा है, किसी में कम में भी आ गया है। तो ये हो गया ई सिम घोटाला। तो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि साहब एक एसएमएस कर दीजिए और उस एसएमएस के साथ में वो एक ईमेल आईडी अपना दे देते हैं और वो देखने में लगेगा @एयरटेल वोडाफोन इस टाइप का मिलता जुलता कोई ईमेल आईडी बना लेते हैं। तो आपको लगता है कंपनी का ईमेल आईडी है। फिर वो कहते हैं कि ई सिम लिखो, स्पेस दो और ये जो ईमेल आईडी आपको दिया हुआ ये ईमेल आईडी डालो। कायदे से यहां पर आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना चाहिए, वो अपना दे देते हैं और उसको कहते हैं कि इसको किसी ऑपरेटर में 199 है, किसी में कुछ है, उस नंबर पे इसको भेज दीजिए। अब आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक क्यूआर कोड जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो उस पे ई सिम आ जाएगा, यानी सिम कार्ड जो ऑटोमेटिक वाला जो इलेक्ट्रॉनिक सिम कार्ड है उस पे इंस्टॉल हो जाएगा, जिसको मैं अमूर्त सिम कार्ड। आपका सिम कार्ड जो था वो बेकार हो जाएगा। अब वो साहब जो हैं वो उन्होंने सिम को अपने पास मंगा लिया। अब तो सारे एसएमएस भी वहीं आएंगे, आपके मोबाइल की डिटेल्स भी सारी आ जाएंगी, आपके अकाउंट की डिटेल भी आ जाएंगी। वो जो जो ऐप चाहेगा, जिस बैंक की ऐप चाहेगा इंस्टॉल करेगा और उस ऐप की भी वहीं पे ओटीपी आएगा। तो आपका सिम कार्ड वहां चला गया और आपका सिम कार्ड नहीं गया, आपका मोबाइल ही वहां चला गया और आप अपने मोबाइल में हाथ लेके बैठे हुए हैं। उसने शाम को ये काम किया, रात भर आप सोए आराम से, सुबह आपको लगा यार फोन वोन नहीं आ रहा है कुछ, तब तक तो आपका खजाना खाली हो चुका होगा, क्योंकि एसएमएस भी आएगा, अलर्ट भी आएगा कि भाई इतने रुपए निकले अकाउंट से वगैरह वगैरह, तो वहां आएगा। यहां तक कि फोन करके भी बैंक पूछता है कि भैया आपने अभी पेमेंट किया था, आप ही ने किया था ना, वो फोन भी वहां आएगा। तो ये स्थिति जो है बेहद खतरनाक है। अब इससे कैसे बचें? इससे यह है कि कोई भी आपको कहे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सिम एक्टिव करना है तो आप उसके लिए हाँ ना कहें। कोई आपका कहे आपका सिम पुराना हो गया, एक्सपायर हो गया, ना माने। और अगर किसी आदमी ने किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांगी है गूगल फॉर्म पे या कहीं पे भी, तो नहीं देनी है। और अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे साझा ना करें। आप मेरे मोबाइल नंबर को जानने के लिए आपके लिए बहुत आसान नहीं है, मैं कहीं नहीं देता हूं। आप जाएंगे, मेरा एक ईमेल आईडी है, उस पर ईमेल डालिए। मैं 10 तरह से जब तसल्ली कर लेता हूं तब लोगों को अपना मोबाइल नंबर देता हूं या किसी ग्रुप में उनको शामिल करता हूं और कोशिश करता हूं कि ऐसा कोई नंबर उसमें ना हो जिसमें मेरा बैंक अकाउंट है। आप भी ये कर सकते हैं। और ये जो ई सिम वाला सिस्टम है इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। कैसे करें? जैसे आप अगर मान लीजिए एयरटेल पे हैं तो आप 121 पे नो सिम एसएमएस कर दें, आप बच जाएंगे। लेकिन समय रहते हैं। तो ये बहुत सारे घोटाले ऐसे हैं जो देखा जाए तो सरकार की अपनी ही लापरवाही से हो रहे हैं। जैसे कि ई सिम वाली जो प्रक्रिया है उसको कुछ और बनाया जा सकता है। आप ये प्रक्रिया बना सकते हैं, क्योंकि फिजिकल सिम भी अगर आपको चाहिए हो डुप्लीकेट तो वहां जाके ही मिलेगा ना भैया, घर पे तो डुप्लीकेट सिम नहीं भेजता। तो ई सिम को लेने के लिए हमको क्यों नहीं मोबाइल कंपनी के दफ्तर जाने की जरूरत होनी चाहिए? जब सरकार जानती है कि इसमें फ्रॉडगिरी हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, सरकार ये कर सकती है। इसके अलावा आप जो है वो दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको कि आपका जो मोबाइल फोन है उस पे
चालान वाला जो आता है, तो ई चालान की जो सुविधा है, उस सुविधा को आप एकदम साफ साफ हर जगह लिखें कि हमारा gov.in ही है सरकार का जो वेबसाइट, इसके अलावा नहीं हो सकती है। अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह सरकार चलाती है, लेकिन वाईफाई वाला मैंने बताया कि भैया आपने जो कॉन्टेक्टलेस कार्ड बना क्यों दिया? पहले 2000 रुपए तक की लिमिट थी, सरकार ने 5000 काय कर दी। भैया अब की बार जेब कतरों का साथ तो नहीं करना था ना, फिर क्यों कर दिया? इस तरह के जो नियम है ना, वो सब जगह गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे यूपीआई के मामले में अब आपने जो नियम बनाया, उस नियम का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, क्योंकि 19,000 रुपए तक का तो चूना लग ही सकता है, और भारत की 80% आबादी के लिए 19,000 बड़ी रकम है। तो क्या आपने अमीर अमीरों को सेव कर लिया? जो भी है, लेकिन इस बहाने से मैं आपको बहुत सारे जो फ्रॉड के तरीके हैं उनसे परिचित कराना चाहता था। कोशिश की है सरल भाषा में हो, और यह भी कोशिश की है सरल होने के साथ साथ लंबा ना हो जाए, क्योंकि लंबा समझाने में लोगों को और दिक्कत होती है। वीडियो को साझा करें, लोगों के बीच में जागरूकता लाएं। नमस्कार, जय हिंद।